साथ T20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी का मैच खेलने से पाकिस्तान का इनकार। लेकिन इस इनकार से किसका नुकसान होगा और किस किस्म का नुकसान? क्योंकि एक ऐसा मैच जिससे करोड़ों लोगों के जज्बात जुड़े हैं, उसका एक बड़ा फाइनेंशियल और सियासी पहलू भी है। मैं हूं समरा फातिमा और आज BBC न्यूज़ उर्दू के प्रोग्राम जहानुमा में यही हमारी टॉप स्टोरी है। ये भी देखिएगा कि इस बारे में ICC क्या कहता है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर इस बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है, देखिएगा ट्रेंडिंग में। और ईरान और अमरीकी हुक्काम का कहना है कि तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक़ मुआहिदा हो सकता है। तो पाकिस्तान के इस ऐलान के बाद कि वो 7 फरवरी से शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप के दौरान इंडिया के खिलाफ अपना ग्रुप मैच नहीं खेलेगा, इस बारे में इंडिया से काफ़ी रद्द-ए-अमल सामने आया है। ख़ासतौर पर इस फैसले की वजह से ब्रॉडकास्टर्स और एडवर्टाइजर्स को भारी माली नुकसान होने की बात की जा रही है। ये फैसला हुकूमत पाकिस्तान के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ऑफिशियल अकाउंट से शेयर किया गया, जिसमें लिखा था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम 15 फरवरी को इंडिया के खिलाफ मैच के लिए मैदान में नहीं जाएगी। इस ऐलान पर कुछ ही देर बाद ICC ने एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि ICC तवक्को करता है कि PCB एक बाहमी तौर पर काबिल कबूल हल तलाश करेगा जो तमाम मुतल्लिक़ा फ़रीक़ों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। हालिया दिनों में तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब एशिया कप के दौरान इंडियन टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ मिलाने से इनकार किया। फिर टूर्नामेंट के फाइनल में इंडियन टीम की जानिब से एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी से ट्रॉफ़ी लेने के लिए सामने न आने पर तल्खियाँ बढ़ीं। एशिया कप एक ऐसे वक्त में हुआ था जब पहलगाम हमले के बाद इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तसादुम हुआ था और हालात कशीदा थे। गुज़िश्ता कुछ अरसे में इस तनाज़े ने उस वक्त फिर सर उठाया जब बांग्लादेश ने अपने एक खिलाड़ी को IPL टीम से निकाले जाने के बाद इंडिया में वर्ल्ड कप मैचेस खेलने से इनकार कर दिया और सिक्योरिटी खदशात को इस इनकार की वजह बताया। पाकिस्तान ने इस मामले में बांग्लादेश की हिमायत की और अब इंडिया के ख़िलाफ़ मैचेस खेलने से इनकार किया है। इंडिया में लोगों में इस बारे में ख़ासा गम गुस्सा है। क्योंकि अगर आपने नहीं खेलना है तो अगर आप ये मैच खेल के आपने पॉइंट्स कंसीड कर दिए और आप आगे अगर इंडिया से मिलते हैं तो तब भी नहीं खेलेंगे क्या? तो अगर ये बात आपने तय कर ली है तो ICC के पास कोई आपने रास्ता छोड़ा नहीं है। ICC विल हैव टू किक देम आउट बिकॉज ये तो ब्लैकमेलिंग होगी ना, ये तो कॉर्नर कर दिया। और किसके लिए? क्योंकि अब मुद्दा क्या है? देखिए रीजन ये क्या है कि बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपको किक आउट करके बांग्लादेश को आप बुला लेते हैं तो फिर आपके पास क्या लोकल स्टैंडर्ड रह जाएगा? आप कैसे शक्ल बचाएंगे अपनी? और इसी बारे में मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रही हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अफशान अंजुम। अफशान, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले हमें ये बताइए, पाकिस्तान ने अभी एक मैच खेलने से मना किया है। सिर्फ अगर इसी मैच की बात करें तो ये कितना बड़ा फाइनेंशियल लॉस होगा? समरा, देखिए, इंडिया और पाकिस्तान का मैच चाहे ICC का कोई इवेंट हो या न्यूट्रल वेन्यू पर हो, बायलैटरल हो, ये बात तय है कि ग्लोबल क्रिकेट में ये क्रिकेट का सबसे वैल्यूएबल मैच माना जाता है। फाइनेंशियली इससे ज्यादा रेवेन्यू कोई दूसरा मैच, कोई दो कंट्रीज जेनरेट नहीं कर सकती। तो क्लियरली हमें ये पता है कि एक बहुत बड़ा माली नुकसान होने वाला है, बहुत बड़ा फाइनेंशियल धक्का लगने वाला है ICC को भी और दोनों कंट्रीज को भी। मोटे तौर पर अगर आप देखें, $500 मिलियन का मैच है ये, जिसका नुकसान होगा। और 500 मिलियन USDs का मतलब है कि इंडियन करेंसीज में 4,000 करोड़ रुपए और पाकिस्तानी करेंसी में लगभग 140 अरब के आसपास आप समझ सकते हैं। तो ICC के लिए सबसे पहला तो यही सामने जो खतरे की घंटी नजर आ रही है वो ये है कि ये माली नुकसान होगा। उसके बाद अगर आप ब्रॉडकास्टर्स पर आ जाएं तो 300 करोड़ का लॉस सिर्फ एडवर्टाइजिंग से उनको उठाना पड़ेगा और टीवी राइट्स जो हैं वो 138 करोड़ रुपए हैं। तो ये आपका एक अलग से नुकसान हो गया। और फिर उसके बाद आप आइए दोनों मुल्कों पर, दोनों कंट्रीज के जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनको इस मैच के ना होने की सूरत में 200 करोड़ रुपए गंवाने पड़ेंगे। तो मोटे तौर पर एक बहुत सारा पैसा, बहुत सारा माली नुकसान नजर आ रहा है। बहुत कुछ यहाँ पर स्टेक पर है, फैंस के मद्देनजर भी, एडवर्टाइजमेंट्स के मद्देनजर, ब्रॉडकास्टर्स के। हाँ। जी, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, जिस पर हम आगे बात कर सकते हैं। हम यहाँ ये भी समझना चाहते हैं कि ये जो सीरीज ऑफ इवेंट्स रिसेंटली हुए हैं बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ, आपको लगता है दोनों ममालिक की क्रिकेट में अब सियासत असरअंदाज हो रही है?
ایسا لگ رہا ہے کسی ٹیکنیکل گڑبڑی کی وجہ سے ہمارا رابطہ ان سے ٹوٹ گیا ہے. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. اس بارے میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر کرکٹ فینس کے ساتھ ساتھ تجزیہ کاروں اور سابق کھلاڑیوں کی جانب سے بھی بہت کچھ کہا جا رہا ہے. سینئر انڈین جرنلسٹ راجدیپ سردیسائی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا, ICC کو پاکستان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. بنگلہ دیش کے پاس تو برا ماننے کی وجہ تھی, لیکن پاکستان نے تو ہائبرڈ ماڈل کے لیے حامی بھری تھی. اب پیچھے ہٹنے کا جواز نہیں بنتا. جبکہ انڈیا ٹوڈے کے ایک پروگرام میں بات کرتے ہوئے سابق کرکٹر اور تجزیہ کار سنیل گواسکر نے کہا کہ اگر آپ ابتدائی دنوں میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو بات الگ ہے, لیکن اگر آخری لمحے میں پیچھے ہٹتے ہیں, میرے خیال میں ICC کو اس بارے میں کوئی سخت کارروائی کرنے کی ضرورت ہے. مجھے نہیں پتا کہ وہ قدم کیا ہوگا, لیکن ہونا ضرور چاہیے. جبکہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کھلاڑی محمد یوسف نے لکھا کہ یہ ہماری حکومت کی جانب سے کیا گیا ایک سخت لیکن ضروری اقدام ہے. اصول مالی مفادات سے پہلے آنے چاہیے. ہم فخر کے ساتھ کھیلتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کھیلوں میں مساوات اور انصاف کے اصولوں کے بھی حامی ہیں. پچھلے کچھ دنوں سے ایران پر بڑے امریکی حملے کا خدشہ ظاہر کیا جاتا رہا ہے, لیکن اب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امید ظاہر کی ہے کہ وہ ایران کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لیں گے. اطلاعات یہ ہیں کہ حالیہ بحران پر بات کرنے کے لیے امریکہ اور اسرائیل کے اعلیٰ فوجی جنرلز نے پینٹاگون میں ملاقات کی ہے, اور ایران کے اعلیٰ سیکیورٹی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ مذاکرات کے لیے ایک فریم ورک پر پیش رفت ہو رہی ہے. اسی دوران ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ ایران پر حملہ کرتا ہے تو خطے میں جنگ شروع ہو سکتی ہے. جو انوڈ کی رپورٹ دیکھیے غضنفر حیدر کی زبانی. اس پیغام کو نظر انداز کرنا مشکل ہے کہ ایران پر کسی بھی حملے کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی. یہ وہ ملک ہے جسے ایک عرصے سے یہ خدشہ ہے کہ امریکہ اس پر حملہ کرے گا, اور اگر کرے گا تو کب. ایران کے رہبر اعلیٰ اس ہفتے غیر معمولی طور پر نمایاں رہے ہیں. پہلے وہ اپنے پیشرو کے مزار پر گئے, پھر انہوں نے یہ کہا, امریکیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر وہ اس بار جنگ چھیڑتے ہیں تو یہ ایک علاقائی جنگ ہوگی. یہ بات صدر ٹرمپ کے سامنے رکھی گئی. وہ ایسا کیوں نہ کہیں, ظاہر ہے وہ یہی کہیں گے, لیکن ہمارے وہاں پر ان کے قریب دنیا کے سب سے بڑے اور طاقتور بحری جہاز موجود ہیں. کچھ دن کی بات ہے, ہمیں امید ہے کہ ہم کوئی معاہدہ کر لیں گے. جس معاہدے کا وہ حوالہ دے رہے ہیں وہ ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق ہے, لیکن حالیہ کشیدگی کی شروعات یہاں سے نہیں ہوئی. یہ دراصل گزشتہ ماہ کے مظاہروں سے ہوئی تھی, اور امریکہ کے اس وعدے سے کہ اگر مظاہرین پر حملہ ہوا تو مداخلت کی جائے گی. مگر جب ہزاروں مظاہرین مارے گئے تو مداخلت نہیں ہوئی, جس سے بہت سے لوگوں کو لگا کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے سینکڑوں پھانسیوں کو رکوا دیا, جن میں عرفان سلطانی کی سزائے موت بھی شامل تھی, جو گزشتہ رات ضمانت پر رہا ہوئے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ کسی ممکنہ حملے کے لیے درکار فوجی ساز و سامان اس وقت خطے میں موجود نہیں تھا. اب ایک ایئر کرافٹ کیریئر اسٹرائک گروپ کی آمد کے ساتھ یہ صورتحال بدل گئی ہے. اگرچہ بالواسطہ مذاکرات کی اطلاعات ہیں, لیکن فوجی آپشن اب بھی موجود ہے. اور اب ایک نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کی باقی خبروں پر. قیمتی دھاتوں کے پرائسز میں مسلسل گراوٹ جاری ہے. سونے کی قیمت میں 9% تک کمی آئی ہے, جبکہ چاندی اس سے بھی زیادہ نیچے گئی. دونوں میٹلز کی قیمتوں میں اس ماہ کے اوائل تک ریکارڈ اضافہ ہوا تھا. اس کی وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ سینٹرل بینکس نے اپنے ذخائر میں اضافہ کیا تھا, اور سرمایہ کاروں کی جانب سے عالمی بے یقینی کے ماحول میں وہ محفوظ سرمایہ کاری کی تلاش میں تھے. یوکرین کی انرجی فرم ڈی ٹیک کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز نپروپیتروس کے علاقے میں مزدوروں کو لے جانے والے ایک بس روسی ڈرون حملے میں 12 کارکن ہلاک اور 15 زخمی ہو گئے ہیں, اور گزشتہ رات کی کارروائیوں میں 2 لوگ ہلاک اور 6 اس وقت زخمی ہو گئے جب زاپوریزیا علاقے میں ایک ملٹری ہاسپٹل پر ڈرون حملہ ہوا.
नाइजीरिया की फ़ौज का कहना है कि उसने शुमाल मशरक़ी रियासत बोर्नो में बोको हराम के एक कमांडर और गिरोह के 10 शिद्दत पसंदों को हलाक कर दिया है। नाइजीरिया की हुकूमत ने इंसर्जेंसी के ख़तरात से निपटने की कोशिशें तेज़ कर दी हैं। फ़ौज के मुताबिक बोको हराम के मजबूत गढ़ सांबीसा जंगल में हलाक होने वाले शिद्दत पसंद अबू खालिद बोको हराम का दूसरा अहम तरीन रहनुमा था और वो इस इलाके में कोऑर्डिनेशन और रसद की निगरानी में मरकज़ी किरदार अदा करता था। शाम के शुमाल मशरक़ में वाक़े उन जेलों और कैंपों की सिक्योरिटी के बारे में नई तशवीश पैदा हो गई है जहां तकरीबन 40,000 मुश्तबा IS के जंगजुओं और उनके ख़ानदानों को रखा गया था। मरकज़ी हुकूमत और कुर्द फोर्सेस के दरमियान होने वाली सीज़ फायर अगले हफ्ते ख़त्म हो जाएगी और हुकूमत कुर्द मलेशिया से मुतालबा कर रही है कि वो शामी फ़ौज में शामिल हो जाएं, लेकिन ख़दशा इस बात का है कि अगर लड़ाई दोबारा शुरू होती है तो ये कैंप महफूज नहीं रहेंगे। BBC की औरला गुरिन ने ऐसी एक कैंप का पिछले साल दौरा किया था और वो दोबारा वहाँ गईं। उनकी रिपोर्ट पेश कर रही हैं खदीजा आरिफ। रोश कैंप सिर्फ नाम ही का नहीं, हकीकत का क़ैद खाना। शाम की सियासी सूरत हाल बदलने के बाद हम यहाँ हालात का जायज़ा लेने के लिए दोबारा आए हैं, ये कहकर कि वो दुनिया की हिफाजत कर रहे हैं। कई बरसों तक कुर्द हुक्काम ने दौलत इस्लामिया के कैदियों के लिए कैंप और जेलें चलाईं, लेकिन अब जल्द ही शाम की हुकूमत, जिसकी क़यादत एक साबिक़ जिहादी कर रहे हैं, यहाँ का कंट्रोल संभाल सकती है। कैंप की मैनेजर हकमिया इब्राहिम कहती हैं कि रोश में बहुत से लोग जुर्रत पसंद और जारहाना हो रहे हैं। वो हमें एक दीवार पर नया बनाया गया दौलत इस्लामिया का झंडा दिखाती हैं। यहाँ अब भी मजालिम होते हैं, दुनिया को उनकी खबर भी नहीं होती। हकमिया इब्राहिम कह रही थी कि गुज़िश्ता अक्टूबर का वाक़या है। तुर्कमेनिस्तान के 2 भाई थे, एक ने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया और कहा कि उसका भाई अगर जिंदा हो गया तो वो फिर उसे मार देगा। वो बताती हैं कि हलाक होने वाला भाई इंतहा पसंद था, मगर अपने भाई के मेयार के मुताबिक इंतहा पसंद नहीं था। वो दोनों सिर्फ 14 साल के थे। इस कीचड़ भरे वीराने में न अदालतें हैं न मुकदमे। सिर्फ 2000 गैर मुल्की ख़वातीन और बच्चों पर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। इनमें 40 बरतानवी भी शामिल हैं। कैंप की फूड मार्केट में हमें एक बरतानवी खातून मिली जो कहती थी कि वो घर जाना चाहती हैं, मगर गार्ड्स के सामने कैमरे पर बात करने से डरती हैं। बाज़ माओं ने कहा कि उन्हें अपने बच्चों की फ़िक्र है जो इस माहौल में पल रहे हैं और जिन्हें बाहर की दुनिया का कोई इल्म नहीं। मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ ताकि मेरी बेटी तालीम हासिल कर सके और अपनी ज़िंदगी जी सके। इसे तालीम हासिल करने का, पार्क में खेलने का और मेडिकल फैसिलिटी हासिल करने का हक है। अगर वो बीमार हुई तो वो बगैर फौजियों के हमारे साथ जाए, किसी भी आम बच्चे की तरह अस्पताल जा सकती है। आप उन लोगों से क्या कहेंगी जो कहते हैं कि आप यहाँ आईं और दौलत इस्लामिया में शामिल हुई, आपको घर वापस जाने का कोई हक नहीं है? मैं तंजीम में शामिल नहीं हुई। मेरे शोहर ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। वो मर चुका है और इसकी सज़ा मैं और मेरे बच्चे भुगत रहे हैं। हम लोगों को बताना चाहते हैं कि हम खुद भी विक्टिम्स हैं। ये बात कुर्दों से कहकर देखें जिन्होंने नाम नेहाद दौलत इस्लामिया के ख़िलाफ़ लड़ते हुए तकरीबन 11,000 जंगजू खोए और आज एक बार फिर सोग मना रहे हैं। यहाँ 6 जंगजुओं की इज्तिमाई तदफीन हो रही है जिन्हें शामी फ़ौज ने मारा। वो कहती हैं, हमारे शहीद जिंदाबाद। उनकी आंट सीदार भी उनमें शामिल थी। कुर्दों के लिए एक और सदमा, मशरिक़ी वस्ता के लिए मज़ीद अदम इस्तेहकाम। और इस नई लड़ाई में कुर्दों के कोई दोस्त नहीं बचे। उनका साबिक़ इत्तेहादी अमरीका भी अब उनके साथ नहीं। एक बार फिर कुर्द फोर्सेस अपने शहीदों को दफनाने आई हैं। इस बार दुश्मन दमिश्क की मरकज़ी हुकूमत और उसकी फ़ौज है। दोनों के दरमियान एक नाजुक जंग बंदी है और मुज़ाकरात जारी हैं, मगर ख़दशा है कि नए शाम में एक मुकम्मल
नई जंग शुरू हो सकती है। कुर्द कहते हैं कि वो तैयार रहेंगे। हमें हस्का के किनारे पर फ्रंट लाइन मोर्चों को दिखाया गया, जो कुर्दों के आखिरी मजबूत गढ़ों में से एक है। सियामंद अली ने दौलत इस्लामिया के खिलाफ लड़ते हुए अपने सैकड़ों साथी खोए। वो ये बात कभी नहीं भूल सकते। उन्हें खदशा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी उनको पहले ही भूल चुकी है। सिर्फ अमेरिका नहीं, पूरे मगरब को हमारे साथ खड़े होना चाहिए था। हमने बहुत कुर्बानियाँ दी और दौलत इस्लामिया के खिलाफ जान की बाजी लगा दी। हमने जो हासिल किया वो सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अच्छा था। जैसे जैसे जंग बंदी का मुआहदा ख़त्म हो रहा है, कुर्द इंतज़ार कर रहे हैं। अगर जंग शुरू होती है तो उनको शिकस्त हो सकती है, लेकिन उनका कहना है कि वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। ये थी ऑर्ला गॉर्डन की रिपोर्ट, जिसे पेश कर रही थी खदीजा आरिफ। जाने से पहले आपको बता दें कि लॉस एंजल्स में 68वें सालाना ग्रैमी अवार्ड्स में मौसीकी की दुनिया के चंद तारीखी लम्हात सामने आए हैं, जिनमें 90 साला दलाई लामा को उनकी पहली ग्रामी जीतने का एजाज़ भी शामिल है। अवार्ड्स की फहरिस्त में बैड बनी, केंड्रिक लामा, सीज़र जैसे बड़े नाम भी सरे फहरिस्त रहे, जबकि आलमी मौसीकी में नई सिमतों के रुझान वाज़े तौर पर नज़र आए। इस बारे में मज़ीद तफसीलात आप BBC उर्दू की वेबसाइट पर भी पढ़ सकते हैं। आज की बहुत सी अहम खबरें हमने सुनी, लेकिन इसके अलावा भी हमारे सोशल मीडिया पेजेस फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक के अलावा BBC उर्दू के यूट्यूब चैनल पर भी आपको बेहद दिलचस्प वीडियोस मिलेंगी, जिसमें जहानुमा की प्लेलिस्ट भी शामिल है। प्रोग्राम के माजी के एपिसोड्स भी आप वहां देख सकते हैं। आज BBC न्यूज़ उर्दू के प्रोग्राम जहानुमा में बस इतना ही। प्रोग्राम में शामिल स्टोरीज़ और ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारी वेबसाइट bbc.com/urdu पर आइए। लाइव पेज पर हम जो भी ताज़ा तरीन खबरें होती हैं वो आपको बताते रहते हैं। इसके अलावा तज्ज़िये, तबसरे सब कुछ आपको मिलेगा। टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक और एक्स अकाउंट पर हमें फॉलो कीजिए। समरा फातिमा को भी इजाज़त दीजिए।